जय हिंद। आप सभी का स्ट्रैटेजिक दर्शन में बहुत स्वागत है। आज के टॉपिक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि G20 जो कि 21वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण और रेलेवेंट ग्लोबल फोरम की तरह उभरा है। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक 15 और 16 नवंबर को इंडोनेशिया बाली में हो रहा है। आज के समय जब पूरा विश्व अशांति और नाजुक दौर से गुजर रहा है, इस बैठक में लगभग विश्व के सभी महत्वपूर्ण लीडर्स और हेड ऑफ स्टेट्स के शामिल होने की उम्मीद है। भारत को इसकी प्रेसिडेंसी 2023 के लिए मिल रही है। आज हम डिस्कस करेंगे क्या G20 विश्व की दिशा और दशा को बदलने और तय करने में सक्षम होगी। व्यूअर्स, हम इस वीडियो को 3 भाग में करेंगे। पहले भाग में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्यों और कैसे G20 21वीं सदी का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण फोरम है। दूसरे भाग में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो बैठक 15-16 नवंबर को बाली इंडोनेशिया में हो रही है उसमें क्या होगा। और तीसरे भाग में हम डिस्कस करेंगे भारत की प्रेसिडेंसी 2023 में क्या G20 विश्व की दिशा और दशा को तय करने में सक्षम होगी। इस विषय का बारीकी से विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ है जाने माने ग्लोबल स्ट्रैटेजिस्ट जनरल के सिन्हा। जय हिंद। आज जो हम भाग 1 में कर रहे हैं, पार्ट 1 में कर रहे हैं, G20 क्यों और कैसे ये विश्व की सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजिक एक संगठन की तरह उभरी है। G20 में 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन, ये इसका संगठन है और ये 1999 में आई है, 21st सेंचुरी के शुरू होने के जस्ट 1 साल पहले। और ये एक ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम है जो कि बेसिकली 3 एस्पेक्ट पे ये जोर दे रही है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है और सस्टेनेबल जो गोल है, डेवलपमेंट गोल, उसको कैसे पूरा करें, मिलीनियम का, इस मिलीनियम का जो गोल है उसको कैसे पूरा करेंगे। इसके महत्व को समझने के लिए, इसके इंपॉर्टेंस को समझने के लिए सबसे पहले ये है कि इसमें 85% जो है ग्लोबल जीडीपी उसके लोग इसमें शामिल हैं। 85%, 76% जो ग्लोब में पूरा ट्रेड होता है उसकी ये संगठन है और इसमें 67% जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन है इसमें शामिल है। इसके इसको समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है G7 को समझना। G7 1973 में आए थे। ग्रुप 7, ग्रुप 20। तो G7 7 देशों का संगठन आया था 1973 में और उसमें देखिए कौन कौन से थे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम जिसको ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान, 7 देश। बाद में इसमें रशिया को भी जोड़ा गया, मगर 2008 जब वो जॉर्जिया में गया तो रशिया को निकाल के इससे फेंक दिया गया और ये एक पॉलिटिकल फोरम आई और इतना ज्यादा इसके अंदर में महत्व है। धीरे धीरे इसमें लोग एज ए ऑब्जर्वर्स आए, इंडिया को भी ले रहे हैं अभी ऑब्जर्वर। इसमें बहुत सारे जो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है यूएन के, वो इतना पावरफुल बन गए आउट ऑफ यूएन के डोमेन से और ये पूरे विश्व की दशा और दिशा को तय करने लगे। वो एक हेजेमनिक तरीके से ये गठन हुआ और चला। इसमें यदि आप देखेंगे G20 के अंदर भी ये 7 देश तो हैं ही, इसके अलावा जो और आए हैं 10 देश प्लस यूरोपियन यूनियन पूरा एज ए होल जिसमें आया है। इसके अलावा इसमें कुछ परमानेंट जो मेंबर्स एंड गेस्ट्स हैं, उसमें है स्पेन क्योंकि इसमें नहीं थे, यूनाइटेड नेशंस एज ए ऑर्गेनाइजेशन इसमें आता है, वर्ल्ड बैंक इसमें आती है, अफ्रीकन यूनियन क्योंकि पूरा अफ्रीका का देश यदि हम देखेंगे, और इसमें एशियन कंट्री जो 10 एशियन कंट्रीज हैं इंडो पैसिफिक के, वो इसमें शामिल है। तो ये तकरीबन पूरे विश्व की इसमें नेतृत्व है। ये देखिए अभी के दौर पे यहाँ से ऐसी बात चल रही थी जिसकी बैठक अभी 15-16 तारीख को होगी और इसकी प्रेसिडेंसी हमारे पास आने वाली है। उस दौरान ऐसी बात चली कि ये जो 15-16 में है कि रशिया को के पुतिन को इसमें नहीं आना चाहिए, रशिया की भागीदारी नहीं होनी चाहिए। मगर जो इंडोनेशिया है इसका जहाँ पर ये हो रहा है और वो उसका मेंबर है,
उसने कहा ये नहीं हो सकता और पूरे ने मिलकर, क्योंकि इसमें सबकी सहमति होनी चाहिए, पूरे 19 देश प्लस यूरोपियन यूनियन की, तभी हो, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग इसमें चाहते थे और देखिए नहीं हुआ आज के दिन में। और ये सबसे बड़ी जीत है G20 की कि आप, और वो कहते हैं कि ये पॉलिटिकल फोरम नहीं है, ये इकोनॉमिकल एंड एक्स्ट्रा रीजनल, जो पूरे विश्व की ग्लोबल ऑर्डर को सेट कर सकता है, क्योंकि पूरे आज के विश्व में इकोनॉमिक जो है और स्टेबिलिटी जो है या और दूसरे इशू हैं वो मेन है कि सबका विकास हो। आपको हमारे पास ये आने वाला है, वो मैं बड़ा डिटेल में बताऊंगा कि उसके जो लोगो हैं या उसका जो मोटो है, उसका थीम जो भारत ने रखा है 2023 के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस चीज को समझने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा। देखिए इसमें पूरा जब हम देखते हैं अर्जेंटीना, ब्राजील, मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, यदि आप इधर देखिए जो बोथ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और लैटिन अमेरिकन देश इसके अंदर में आते हैं। यदि आप इसमें देखिए यूरोपियन यूनियन तो है ही है पूरा का पूरा, इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस और स्पेन इसका परमानेंट गेस्ट मेंबर है, तो ये है। इसके अलावा टर्की एंड सऊदी अरेबिया, जबकि ये इनकी इकोनॉमिक पोजीशंस बहुत पीछे है। जैसे साउथ अफ्रीका है, जो अफ्रीका का एक ही देश है, साउथ अफ्रीका, इसमें रशिया है, इसमें चाइना है जो नंबर 2 है, इंडिया जो 5वें नंबर पे है और 1.4 बिलियन पीपल है, चाइनीज जो 1.5 बिलियन पीपल है, इसमें जापान है, साउथ कोरिया है, इंडोनेशिया है, ऑस्ट्रेलिया है। इनकी यदि आप ग्लोबल रैंकिंग देखेंगे जीडीपी की तरह तो बहुत वैरी करता है। यदि फॉर एग्जांपल यदि हम जब बात करते हैं तो अर्जेंटीना 31वें नंबर पे है, अमेरिका यदि नंबर 1 पे है, चाइना नंबर 2 पे है और यदि जापान नंबर 3 में है, भारत 5वें नंबर पे है, जर्मनी 4। तो यदि आप इसको देखेंगे और जल्दी से हम इसको खाली मैप पे फिर से मैं फ्लैश करता हूं और उसको समझाता हूं, इसको जल्दी से फिर से हम थोड़ा हल्का सा मैप में समझने की आप अपनी नज़र ले जाइए। देखिए ये जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है जिसमें अमेरिका, कनाडा, अमेरिका और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ जो हैं, ब्राज़ील, अर्जेंटीना इंक्लूडिंग मैक्सिको, और ये देखिए जो ये जो है, जो पीले वाले नहीं, जो दूसरे हैं वो उनकी रैंकिंग है। अमेरिका नंबर 1 पे है, कनाडा 9 में, अर्जेंटीना 31 नंबर पे है, उसकी जो रैंकिंग है वर्ल्ड रैंकिंग, ब्राज़ील 12वें नंबर पे है। इसी तरह जब आप देखते हैं तो पूरा यूरोप के लोग इसमें शामिल हैं। और देखिए ये क्यों नहीं, यूरोपियन यूनियन तो है ही है वो, इसके अलावा यूके है, जर्मनी है, फ्रांस है, और इनकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है टर्की है, और फिर सऊदी अरेबिया। आप देखिए तो वेस्ट एशिया में कम लोग हैं, यूरोप के ज़्यादा हैं। अफ्रीका का एक ही कंट्री है साउथ अफ्रीका, जिसको 34 नंबर पे है। और यहाँ पर देखिए रशिया है, भारत है, वो 5वें नंबर की इकॉनमी है, चाइना दूसरे नंबर की इकॉनमी, 1.5 बिलियन पीपल, 1.4 बिलियन पीपल, और ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड साउथ कोरिया। थैंक यू जनरल सिन्हा। व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ऐसे और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्ट्रैटेजिक दर्शन को सब्सक्राइब कीजिए।